करते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस के बारे में अगर आपको एक पॉइंट लिखना है तो सबसे पहले लिख लीजिए, इट इज द बाप फीचर। अगर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं कभी भी जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं उत्तर निकालने में, तो ऑलवेज गो फॉर कॉन्शियसनेस। ये बाप फीचर है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे ज्यादा कॉन्सिडरेबल फीचर है, इसे हम कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। एनसीईआरटी में इसको क्या कहा गया है? एनसीईआरटी में इसे कहा गया है टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, इसे कहा गया है टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर, यानी ये सबसे ऑब्वियस फीचर है, ये तो होना ही चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट ऑब्वियस इसको बोला गया है। क्यों बोला गया है दोस्त? ये जो आपका कॉन्शियसनेस है ना, इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या है आपका? पहला भाग है आपका सेंस, और दूसरा भाग क्या है आपका? रिस्पॉन्स। यानी सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप अपने आसपास होने वाले चेंजेस को, एनवायरमेंटल स्टिमुलस को सेंस कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है? वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स है। तो ह्यूमंस क्या करता है? अपने सेंस ऑर्गन से अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को सेंस कर लेता है। अगर मेरे पास कोई ट्रक बहुत तेजी से चलते हुए आ रहा है और अनकंट्रोल्ड है तो मैं भाग जाऊंगा। मेरे साइड में कोई घास वास है, झाड़ी वाड़ी है, उसमें गिर जाऊंगा एटलीस्ट अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा हूं मेरे पास आते हुए खतरे को, और मैं रिस्पॉन्ड भी कर पा रहा हूं, मैं कोई ना कोई एक्शन भी ले पा रहा हूं। दिस इज रियली क्रिटिकल। और हर ऑर्गेनिज्म ऐसा कर सकता है, चाहे उसका बलबूता बहुत कम ही क्यों ना हो। हम अगर यह सोच रहे हैं कि बैक्टीरिया अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो आप गलत हो। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हो तो वेल एंड गुड, आपको यह एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़े हो अभी तक तो भी आपको यह एग्जांपल मैं समझा देता हूं। बैक्टीरिया के सेल में जब कोई वायरस अटैक करता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को हैम्पर करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है, इन्हें क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है और अपना डीएनए बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है, तो बैक्टीरिया एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। बैक्टीरिया अपने डीएनए को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेता है, और जो वायरस है उसके डीएनए पे न्यूक्लियस एंजाइम छोड़ देता है, जिससे सिर्फ वायरस का डीएनए कटे, अपना नहीं। यानी कि उसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिफेंसिव ऑर्गन्स नहीं है, क्योंकि वो खुद एक सेल है, एक छोटा सा सेल ही तो है बैक्टीरिया, लेकिन फिर भी जितना उससे हो सकता था उतना उसने संघर्ष किया है, उतना उसने खुद को बचाने की कोशिश की है। यानी उसने सेंस कर लिया कि एक वायरस मेरे पास आ चुका है और मुझे इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उसने रिस्पॉन्स दे दिया इस चीज के प्रति। आप जब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, आप जब प्लांट हार्मोन पढ़ रहे होंगे, तो हम जब ऑक्सिन की डिस्कवरी की बात करते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि भाई ये जो प्लांट है इसकी शूट टिप, इसकी स्टेम की टिप लाइट की तरफ बेंड हो जाती है। ये एक्चुअल में क्या है? ये कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट। यानी ये जो आपका प्लांट है ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसने सेंस किया कि लाइट आ रही है, और इसने रिस्पॉन्ड कैसे किया? झुक करके। लाइट आ रही है तो ये झुक गया, लाइट की तरफ बढ़ गया। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर छुई मुई है, टच मी नॉट है, माइमोसा पुडिका है। इसको जब मैं छूता हूं तो इसके पत्ते मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? क्योंकि इसको पता लग जाता है कि इसको किसी ने छुआ है, और छूते ही ऑस्मोटिक चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं पत्तों में, और ये क्या कर जाते हैं? इनफोल्ड हो जाते हैं, अंदर की साइड फोल्ड होने लग जाते हैं। ऑलराइट, ये आपका एक इंसेक्ट है, और ये क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप है। इस तरीके से ये जो नोक है ये आपस में फंस जाते हैं और आपके इंसेक्ट को दबा देते हैं फॉर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस नीड्स। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस तरीके से मरोड़ दिया जाता है इस इंसेक्ट को। जब इंसेक्ट बैठा इस वीनस फ्लाई ट्रैप के ट्रैप पे, तो वही ऑस्मोटिक चेंजेस यहां पर भी हुए और ये ट्रैप क्लोज हो गया और इंसेक्ट को इसने मसल दिया।
यानी प्लांट भी ऐसा नहीं है कि एक जगह पर खड़ा रहता है, वो भी रिस्पांस देता है। यहां पर देखिए लाइट के लिए रिस्पांस दिया, टच के लिए रिस्पांस दिया, बायोलॉजिकल कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो रिस्पांस दिया, और यहां पर बंदर भैया शीशा देख करके अपने बाल बना रहे हैं, ये भी एक तरीके का रिस्पांस है। आपने सेंस किया कि अपने बाल खराब हैं और बालों में हाथ फेर लिया, ये क्या है? एक तरीके की कॉन्शियसनेस ही तो है। आपने सेंस किया कि बाल बिगड़ चुके हैं, आपने रिस्पॉन्ड किया तो अपने पट्टे आपने दोबारा से सवार लिए, यही तो है आपका सेंस एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। तो चाहे एक बैक्टीरिया हो, वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, एक प्लांट जो है ये भी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, लाइट के प्रति, टच के प्रति, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के प्रति, और एनिमल्स यानी कि हम जो है, हम भी अलग अलग चीजों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सेंस कैसे किया जाता है? ये सेंस हम लोग कैसे करते हैं? विद आवर सेंस ऑर्गन्स, विद आवर सेंस ऑर्गन्स, विद आवर सेंस ऑर्गन्स। मानते हो? मानना ही पड़ेगा, करेक्ट। ये जो स्टिमुलस हैं, एनवायरमेंट चेंजेस हैं, ये जो स्टिमुलस हैं ये कैसे हो सकते हैं? स्टिमुलस कैसे हो सकते हैं? आप टच कर रहे हो तो फिजिकल स्टिमुलस हो सकता है, छुई मुई को टच किया, फिजिकल स्टिमुलस है ना। कोई केमिकल आपका आकर के बैठ गया है पत्ती के ऊपर, कोई पॉल्यूटेंट आकर बैठ गया है, केमिकल स्टिमुलस। आपका मक्खी आकर के बैठ गई है, बायोलॉजिकल स्टिमुलस। तीनों प्रकार के स्टिमुलस यहां पर हो सकते हैं। और कोई भी स्टिमुलस अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे उस स्टिमुलस के प्रति, हम अपना एक्शन जाहिर करेंगे। हम क्या करेंगे? अपना एक्शन जाहिर करेंगे, हम एक्ट करेंगे। ये सबसे ज्यादा खास चीज है। अब प्लांट हमें लगता है कि भाई कुछ नहीं कर सकते, बट वी हैव सीन अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। और आपका फोटो पीरियड जो है, यानी आपके लाइट की ड्यूरेशन जो है, ये भी आपका बहुत अच्छे तरीके से अफेक्ट करती है प्लांट और एनिमल्स को, खासकर सीजनल ब्रीडर्स में। तो फोटो पीरियड affects seasonal breeders. Photo period affects seasonal breeders, both plants and animals. अब ये जो बात है आपकी रिप्रोडक्शन चैप्टर से और आपकी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से रिलेटेड है। यहां पर हम लोग इसका अगर जिक्र कर लें तो आगे हमारे लिए चीजें पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। फोटो पीरियड अफेक्ट्स सीजनल ब्रीडर्स। फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन। आपने एक टॉपिक का नाम जरूर सुना होगा जो अब आपकी एनसीईआरटी से हट चुका है, इट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियडिज्म इटसेल्फ। कई ऐसे पौधे होते हैं जिनको फ्लावरिंग करने के लिए, जिनको फूल खिलाने के लिए ज्यादा ड्यूरेशन की सनलाइट की आवश्यकता होती है। इन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है क्योंकि इन्हें लंबा दिन चाहिए। एंड कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। ये कम सनलाइट आने पर भी फ्लावरिंग कर सकते हैं। तो यहां पर फ्लावरिंग किस चीज पे डिपेंड कर रही है? आपकी फोटो पीरियड पे डिपेंड कर रही है ना। आपका जिस हिसाब से फोटो पीरियड चेंज होगा उसी हिसाब से प्लांट फ्लावरिंग कर रहा होगा। और एनिमल्स में भी इनको कैसे पता लगता है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का टाइम आ चुका है? लाइट की ड्यूरेशन को सेंस करके। भाई अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है आसपास और एक दिन हल्की सी बारिश आ गई तो क्या सारे सर्दी में रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म बाहर निकल पड़ेंगे कि हाँ भैया चलो रिप्रोड्यूस करने का टाइम आ चुका है, घंटी बज चुकी है, सर्दी शुरू हो गई है? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको एक कंटिन्यूअस एनालिसिस करना पड़ता है अपने आसपास के वातावरण का। अगर आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि यार 10, 12, 15 दिन से लगातार दिन छोटा होता जा रहा है, तापमान कम होता जा रहा है, यानी अब सच में सर्दी आ चुकी है, तब सीजनल ब्रीडर्स बाहर निकलते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और गर्मी में रिप्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दिन तेज धूप को देखते ही नहीं भाग पड़ते मैदान में मेट की तलाश में। वो कई दिनों को एनालाइज करते हैं कि हाँ भाई सर्दी खत्म हो रही है, धीरे धीरे आपका तापमान बढ़ रहा है, दिन लंबा होता जा रहा है, रात छोटी होती जा रही है, अब ऐसा लग रहा है कि गर्मी आ चुकी है, लेट्स गो आउट एंड हम अपने मेट की तलाश शुरू करें। यहां पर कौन रेगुलेट कर रहा है आपका प्लांट और एनिमल में रिप्रोडक्शन को? फोटो पीरियड। दोनों जगह रेगुलेट कर सकता है, प्लांट में भी और
एनिमल में भी। ये जो आपका कॉन्शियसनेस है ये बाप फीचर है, तो क्या आपको ये लिखने में प्रॉब्लम है कि ये डिफाइनिंग फीचर होगा? भाई बाप फीचर है, सबसे बढ़िया फीचर है, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा? डिफाइनिंग फीचर होगा। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? आप अपने आसपास के एनवायरमेंट को सेंस कर पा रहे हो, यानी आपको एनवायरमेंट की नॉलेज है, तो यू आर कॉन्शियस अबाउट द एनवायरमेंट, द सराउंडिंग। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नाम की एक चीज होती है जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है, बिकॉज वी आर ऑल्सो अवेयर अबाउट आवर सेल्फ। हम सराउंडिंग के लिए तो अवेयर है ही, एनवायरमेंट के लिए तो अवेयर है ही, हम खुद के प्रति भी अवेयर है, राइट? इसीलिए आपको क्या देखने को मिलता है? इसीलिए आपको देखने को मिलता है दैट वी आर सेल्फ कॉन्शियस। तो आपको कॉन्शियसनेस तो हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी दुनिया के, सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको कहां देखने को मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में। एवरी ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियस, यानी एवरी ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, is aware of their surrounding, but only human beings are aware of themselves, but only human beings are aware of themselves, राइट? सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही हैं जो खुद के लिए अवेयर हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो मुझे फटाफट चैट सेक्शन में ये लिख करके बता दीजिए, क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? भाई नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में थोड़ी प्रेजेंट है, तो सिर्फ ह्यूमन में ही प्रेजेंट है। इट इज नॉट प्रेजेंट in all living organisms. It is not present in all living organisms. Therefore, it is not a defining feature. आपका कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस कुछ ऐसे भी ह्यूमन बींग्स हैं जिनमें नहीं पाई जाती। कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स जो कोमा में होते हैं, जिनके ऑर्गन्स को मशीन्स सपोर्ट कर रही होती हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में, उन ह्यूमन बींग्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाई जाती। सो पेशेंट्स लाइंग इन कोमा, पेशेंट्स lying in coma are called brain dead। इनको ब्रेन डेड कहा जाता है। ये जीवन में वापस आ सकते हैं, है ना? जब ये ठीक हो जाएं तो ये जीवन में वापस आ सकते हैं, तो दे आर टेक्निकली लिविंग, लेकिन इनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस जा चुकी है। दे लैक सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन का सबसे बड़ा हथियार क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिससे वो दुनिया पे राज करता है। और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस कोमा वाले पेशेंट्स की जा चुकी होती है। इसीलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, करेक्ट?